नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मदेशिया और आप देख रहे हैं कन्नौज दर्पण। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। आज उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा आयोजित ग्राम चौपाल के 1 वर्ष पूरे होने के अवसर पर इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से उपस्थित हमारे जनपद के मुख्य विकास अधिकारी आदरणीय आर.एन. सिंह जी, आपने लंबे समय तक इस जिले को अपनी सेवाएं दी हैं। कल हमारे इस वर्ष का अंतिम दिन है और भाई साहब की सेवाओं का भी कल अंतिम दिन है, लेकिन हमने तो भी इनसे कहा, हमने आप रहने वाले बनारस के हैं, आप यहां से जाइए, वहां प्रधानमंत्री जी की सेवा करिए, पार्टी की सेवा करिए। उसके लिए तो आपने मना कर दिया। कोई बात नहीं, आप बाबा विश्वनाथ की सेवा करिए और इससे बड़ा क्या सौभाग्य हो सकता है किसी का, आपको बनारस की धरती पर जन्म मिला है। यहाँ के ऊपर मंच पर उपस्थित हमारे कन्नौज सदर के बड़े ही कर्मठ ब्लॉक प्रमुख भाई रामू कठेरिया जी, और चूंकि यहाँ के ऊपर इस कार्यक्रम में बहुत से लोग वो आए हैं जिसमें सरकार की तमाम योजनाओं के कारण से जिनके जीवन में बदलाव आया है, या हम कह सकते हैं कि जिनका विकास हुआ है, तो सही मायने में एक ऐसे ही परिवेश से आए हुए हमारे यहाँ उपस्थित 2 ब्लॉक प्रमुख, एक तो ये हमारे सदर के श्री रामू कठेरिया जी, एक बेहद गरीब मजदूर के बेटे हैं और खुद जो सब्जी बेच के अपना जीवन यापन करते थे, एक इतने कमजोर परिवेश से आए और भारतीय जनता पार्टी से कन्नौज सदर के ब्लॉक प्रमुख बने। ऐसा केवल भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है, या दूसरी जगह हो ही नहीं सकता। हमारे सौरिक की बैठी हुई ब्लॉक प्रमुख श्रीमती कपूरी देवी बाथम, तो शायद मेरी जानकारी के अनुसार इनके पति श्री कमलेश बाथम एक दिहाड़ी मजदूर थे और ये भी आप क्या एक स्वयं रसोईया थी, माने प्राइमरी विद्यालय में भोजन बनाती थी। और हमारे सौरिक से ये ब्लॉक प्रमुख हैं, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है, कहीं दूसरी जगह ऐसा हो ही नहीं सकता। मंच पर उपस्थित हमारे तालाग्राम से ब्लॉक प्रमुख श्री राजीव सिंह जी, सभी हमारे अधिकारीगण और डीडीओ दुबे जी, अपने मनरेगा के डीसी मनरेगा जी, और भी सभी यहाँ के ऊपर सम्मानित अधिकारीगण, पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता बंधुओं और इस कार्यक्रम में आए हुए सभी सम्मानित माताएं बहनों, मेरे सभी उपस्थित पत्रकार साथियों, उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों, आज के इस कार्यक्रम में अभी हम लोग खासकर हमारी जो वीसी सखी अन्य लोगों समूहों के द्वारा जो चलाए जा रहे अपने कार्यक्रमों के बारे में हम सभी लोग सुन रहे थे, आप सभी की चर्चा। मुझे इस बात से बड़ा संतोष होता है कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक संकल्प लिया है, विकसित भारत, माने जब आजादी के हम 100 साल पूरे कर रहे होंगे सन 2047 में, तो हमारा देश भी विकसित होगा। विकसित देश माने अमेरिका, जापान, ब्रिटेन जैसे, फ्रांस जैसे वो तमाम सारे देश जहां के ऊपर मूलभूत समस्याएं समाप्त हो चुकी हैं,
तकनीक रूप से बहुत आगे हैं, सारी उनके पास में सुविधाएं हैं, किसी प्रकार की समस्या नहीं है, गरीबी का पूर्ण रूप से उन्मूलन हो चुका है। ऐसे देश की श्रेणी में हम लोग भी खड़े हों। संसाधनों की कमी नहीं है, हिंदुस्तान के जैसा समृद्धशाली कोई देश हो ही नहीं सकता। सब कुछ तो हमारे पास में है, उपजाऊ खेती है, मेहनती किसान है, बुद्धिमान नौजवान है। हमारे यहाँ का नौजवान, आप देखो दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे अमेरिका की कंपनी हो, ब्रिटेन की कंपनी हो, फ्रांस की कंपनी हो, जर्मनी की कंपनी हो, जापान की कंपनी हो, सारी बड़ी बड़ी कंपनियों में हमारे ही देश के लोग तो जाकर काम कर रहे हैं। तो आखिर हम उस स्थान तक क्यों नहीं पहुंचते? हम इसलिए नहीं पहुंचे कि हमारे यहाँ कभी प्रयास ही नहीं हुआ। मैं तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहता हूं, बहुत से लोगों को तो काट जाता होगा तो काट जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इस देश को आजादी तो सन 1947 में मिली, लेकिन आजादी जिन मूल्यों के साथ में जो हमारे महापुरुषों ने जो संघर्ष किया था, जिन्होंने अपने प्राणों के बलिदान दिए थे, उन मूल्यों के साथ में, उन सपनों के साथ में हमें आजादी नहीं मिली। आजादी के बाद भी परंपरा तो वही जारी रही जो 1000 वर्ष से हमारे देश में चल रही थी। बाहर से आने वाले लोगों के शासन में हिंदुस्तान में लूट के सिवा हुआ क्या? अंग्रेजों ने लूटा, मुगलों ने लूटा, इस देश में लूट ही हो रही थी। आजादी के बाद बस सरकार बदल गई, कहने को तो हमारे लोग आए, लेकिन यह लूट की प्रक्रिया यहाँ के ऊपर जारी रही। लेकिन फिर सन 2014 में इस देश के भीतर नरेंद्र मोदी के रूप में जब देश के प्रधानमंत्री बने, तो मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि सन 2014 में इस देश के भीतर पहली बार सत्ता का परिवर्तन नहीं हुआ, बल्कि पहली बार इस देश के भीतर व्यवस्था का परिवर्तन हुआ। व्यवस्था का परिवर्तन हुआ। जब एक बेहद गरीब, एक पिछड़े परिवार में पैदा होने वाला बालक इस देश का प्रधानमंत्री बना, बताओ कोई कल्पना कर सकता है क्या? कोई कल्पना कर सकता है क्या? हमारे गांव मोहल्ले में, हमारे शहर में एक चाय की दुकान चलाने वाला एक साधारण व्यक्ति, उसका बेटा देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा? कोई कल्पना कर सकता है क्या? कोई कल्पना कर सकता है क्या? हमारे पास पड़ोस में रहने वाली वो साधारण गरीब महिला जो बर्तन धोकर अपना जीवन यापन करती है, उसका बेटा देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा? कोई कल्पना कर सकता है क्या? लेकिन एक बर्तन धोने वाली का बेटा नरेंद्र मोदी जब इस देश का प्रधानमंत्री बना, तो इस देश की सरकार को गरीबों के चरणों में समर्पित कर दिया। इस देश के खजाने को गरीबों के उद्धार को लेकर खोलने का काम किया। वह तमाम सारी योजनाएं, यदि हमें विकास करना है तो विकास कोई चंद इमारत खड़ी कर देने से विकास नहीं हो जाता। विकास तो तब होता है जब गरीब के सर पर पक्की छत आती है। विकास तो तब होता है जब गरीब को इलाज के लिए भटकना नहीं पड़ता, उसको अच्छा इलाज मिल जाता है। विकास तो तब होता है जब किसानों के चेहरे पर खुशी आती है, और विकास तो तब होता है जब सही मायने में गरीबों के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिल जाती है। विकास तो तब होता है जब गरीबों के चेहरे खिलते हैं, उनके घर में 2 वक्त की रोटी का संकट नहीं होता, तब जाकर विकास होता है। लेकिन दुर्भाग्य, हमारे देश में चंद इमारतें खड़ी कर देने को ही विकास कहने वाले लोगों ने कभी गरीबों की ओर देखा ही नहीं। कैसे यह जीवन स्तर लोगों का चल रहा है, क्या हालात हमारे गांव के हैं, गांव में रहने वाली समस्याओं को कैसे इनका निराकरण होगा, इस ओर था ही नहीं। बस एक गुंडा गांव में रहता था, वो पूरे गांव के गरीबों के अधिकारों को लूट लेता था। इस प्रकार की हालत चलती थी। लेकिन आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद में, मैं तो इस बात को स्पष्ट रूप से हर जगह पर कहता हूं, मेरी बात से अगर आप सहमत हो तो ताली जरूर बजा दीजिएगा। अभी मैं जो विषय बोलने जा रहा हूं, हमारे देश में आजादी के बाद पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर अब तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, कम से कम मैंने स्वयं इंदिरा जी से लेकर अब तक सारे प्रधानमंत्रियों को देखा है। मैं बहुत छोटा था, एक दिन सूचना आई थी कि इंदिरा जी की हत्या कर दी गई, तो मेरे ध्यान में था, उस समय इंदिरा जी देश की प्रधानमंत्री थी। उसके बाद से अब तक सारे प्रधानमंत्रियों को हमने देखा है। आप लोगों ने भी बहुत से प्रधानमंत्रियों को देखा होगा। क्या कोई बता सकता है कि आपके अपने गांव में मोदी जी को छोड़कर कोई एक प्रधानमंत्री का नाम बता सकता है जिसकी कोई योजना आपके गांव तक पहुंची हो?
पहुंची का बता इसलिए नहीं सकते, पहुंची नहीं, किसी ने पहुंचाई है, नहीं तो पहुंचेगी कहां से? तो कोई देगा तब तो आएगी, किसी ने दिया ही नहीं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री, हम सबके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मैं बड़े गर्व के साथ इस बात को बोलता हूं कि गांव की बात छोड़ दो, गांव के मोहल्ले की बात भी छोड़ दो, गली की बात भी छोड़ दो। अब जरा एक घर ऐसा बताओ जिसमें कोई योजना न पहुंच गई हो, जिसमें कोई योजना न पहुंच गई हो। किसी का पक्का मकान बन गया होगा, किसी के दरवाजे पर शौचालय बन गया होगा, किसी को उज्ज्वला योजना का कनेक्शन मिल गया होगा, किसी को आयुष्मान कार्ड 5 लाख रुपया सालाना इलाज की गारंटी बन गई होगी, और किसी को यदि कुछ नहीं मिला होगा तो खाते में 6,000 रुपया सम्मान निधि का तो जरूर ही पहुंच रहा होगा, जरूर ही पहुंच रहा होगा। और यही नहीं, आपने देखा होगा जब कोरोना का संकट आया था इस देश में जब कोरोना का संकट आया तो किस प्रकार से लोगों के जीवन को संकट हो गया। लोग घरों में कैद हो गए, खासकर वो रोज कमाने वाले, खाने वाले लोग रोज कमाते थे, रोज खाते थे। कैसे उनके यहाँ दूसरे दिन भोजन बनेगा? जमा पूंजी भी बेचारे खा गए, कैसे उनका जीवन यापन होगा? इसको देखते हुए, उनकी पीड़ा को समझते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देने का काम किया। और यही नहीं, आप सबने यह भी देखा होगा कि इस देश में जब दूसरी लहर आई थी, कोरोना का मजाक बनाने वाले लोग, बड़े बड़े नेता जो इसका विरोध मंचों पर तो करते थे, लेकिन जाकर वैक्सीन चुपचाप बड़े बड़े अस्पतालों में लगवा आते थे। और लेकिन जब दूसरी लहर आई, उनके विरोध के कारण से बहुत से लोगों ने तो वैक्सीन ही नहीं लगवाई, और जब वैक्सीन नहीं लगवाई तो कितने ही लोगों की उसमें असमय मृत्यु हो गई। तो देश के प्रधानमंत्री जी ने इस देश के वैज्ञानिकों को प्रेरित कर हमारे ही देश में वैक्सीन बनवाई, और वैक्सीन बनवाई नहीं, समस्त देशवासियों को मुफ्त में वैक्सीन लगवाकर उनका जीवन बचाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अब अगर हमारी बात से सहमत हैं कि हर घर तक कोई ना कोई योजना पहुंची है, तो एक बार जोर से ताली बजा दीजिए। और ये सीडीओ साहब का यह भी आपको एक बहुत बड़ा सम्मान है कि आपके जिले में रहते हुए आपने हर घर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजना पहुंचाई है। मित्रों, पहले भी तो सरकार होती थी, पहले भी तो प्रधानमंत्री चुने जाते थे, पहले ये सब काम क्यों नहीं होता था? पहले क्यों नहीं किसी गरीब के दरवाजे पर शौचालय बना? पहले क्यों नहीं किसी गरीब का पक्का मकान बना? पहले क्यों नहीं गरीब को उज्ज्वला योजना का कनेक्शन दिया गया? कारण क्या था? कारण सिर्फ और सिर्फ एक था कि जिसकी सरकार बन जाती थी वो अपना ही पेट भरने में जुट जाता था। परिवार, नाते, रिश्तेदार, चेला, चमचा मिलकर सब लूट में जुट जाते थे, देश के संसाधनों के साथ में लूट करते थे, गरीबों की योजनाओं में बंदर बांट कर लेते थे। और यही नहीं, यदि परिवार में एक मुख्यमंत्री बन जाए तो साहब कहना ही क्या है, अरे दूर कहीं ना जाओ, चले जाओ सफाई में देखिए आओ। घर में एक मुख्यमंत्री बने तो उसके बाद ऐसा कोई घर में सदस्य नहीं जिसका 100-150 करोड़ का मकान न बन गया हो। आखिर इस प्रकार की हालत थी। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जो गुजरात के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री दूसरी बार है, अब तो मां रही नहीं उनकी दुनिया में, लेकिन जब तक थी 10 बाई 10 के कमरे में रहती थी। मोदी ने कोई अपने लिए कोठी नहीं बनाई, कोई बंगला महल मोदी ने अपने लिए नहीं बनाया। मोदी ने यदि बनाया तो इस देश में गरीबों के 4 करोड़ से भी अधिक पक्के मकान बनाने का काम किया। यह सोच तब आती है जब व्यक्ति पूरे देश को ही अपना परिवार मान लेता है। आज आपने यह भी देखा होगा, क्या नरेंद्र मोदी को गद्दी से हटाओ, गद्दी से हटाओ, ये सारे दल राग हलाप रहे हैं, मोदी को हटाओ, मोदी को हटाओ, मोदी को हटाओ। हमने मोदी को कहा हटाओ? मोदी को इसलिए हटाओ कि मोदी ने गरीब का पक्का मकान बना दिया। मोदी को इसलिए हटाओ कि मोदी ने गरीब के दरवाजे पर शौचालय बना दिया। मोदी को इसलिए हटाओ उसने गरीबों के इलाज की व्यवस्था कर दी। मोदी को इसलिए हटाओ कि उसने माताओं बहनों को गैस चूल्हा सिलेंडर दे दिया। आखिर क्यों मोदी को हटाने का कारण क्या है? कारण सिर्फ एक है कि मोदी ने कहा कि न तो मैं खाऊंगा और न ही मैं खाने दूंगा, और साथ में यह भी कह दिया कि जिसने भी गरीबों के अधिकार को लूट कर पैसा कमाया है, धन कमाया है, उससे पाई पाई की वसूली होगी। आपने देखा होगा भी झारखंड में एक कांग्रेस के सांसद के यहाँ छापा पड़ा था, 300 करोड़ रुपया निकला है। 300 करोड़ रुपया। मशीनें थक गई, मशीनें हाफने लगी, खराब हो गई। 2-3 दिन तक गिनती जारी रही। उसके बाद पता नहीं कितना सोना भी साथ में मिला है। आखिर इतना पैसा ये कहां से आया? किसका पैसा है?
गरीबों का लूटा हुआ पैसा है। और यही कारण है कि जब आज मोदी कार्रवाई कर रहे हैं तो किसी के यहाँ से नोट निकल रहा है, किसी के यहाँ के दस्तावेज निकल रहे हैं। कोई किसी के घर पर सीबीआई पहुंच रही है, किसी के घर पर ईडी पहुंच रही है, कोई जेल चला गया है तो कोई जेल जाने वाला है। और इसीलिए सब इकट्ठे होकर, सारे इकट्ठे होकर मोदी के खिलाफ इकट्ठे हो रहे हैं कि मोदी को हटाओ। मैंने भी कह दिया, अरे बेईमानो, तुम दिल्ली में बैठकर इकट्ठे हो रहे मोदी को हटाने के लिए, तुम जरा यहाँ गांव में आकर तो देखो, हम सब इकट्ठे हो गए मोदी को फिर से लाने के लिए, हम सब इकट्ठे हो गए मोदी को फिर से लाने के लिए। और यही कारण इनके पास कुछ बचा ही नहीं है, तो जाति पूछने लगे हैं कि जाति बताओ, जाति बताओ, जाति बताओ। राहुल गांधी भी एक दिन जाति पूछ रहे थे, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख रहा था कि राहुल गांधी जाति पूछ रहे थे कि तुम्हारी जात क्या है, तुम्हारी जात क्या है। मुझे हंसी आ गई। मुझे हंसी इसलिए आ गई कि मैं तो फिर टीवी पे था, अगर सामने होता तो मैं पूछता कि राहुल भैया, हमारे यहाँ तो सबकी जाति होती ही है, यह जाति तो सच्चाई है, और जैसे हमारे पिता तैसी हमारी जाति। अब हमारे पिता का तो कोई नाम बदल नहीं देगा, जिससे हम पैदा है उसके भाई हमारा पिता है, उसका कोई नाम ही नहीं बदल सकता, तो जाति का नाम कौन बदल देगा। तो जाति है तो ये सच्चाई है, सबकी होती है। राहुल जी, हमारी जाति तो फलानी है, लेकिन भैया तुम पहले अपनी जाति तो बताओ, तुम्हारी जाति क्या है। और जितना मेरी जानकारी में है, तुम्हारी दादी श्रीमती इंदिरा गांधी जो बिटिया थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की, हम नेहरू पंडित कहे जाते हैं, भाई हमारी तरफ तो होते नहीं, पर बताओ होते हैं, बैठे लोग बाहर। अब तो चलो खैर मान लिया, तो उनकी शादी हुई फिरोज खान से। अब ये फिरोज खान ये तो पारसी थे, तो मैंने पारसी व्यक्ति पुरुष और पंडित महिला और उसका लड़का हुआ राजीव गांधी, तो भैया उसकी जाति क्या है, क्या जाति है। अब हम तो हमारे यहाँ तो कुछ और कहा जाता है, कहेंगे नहीं मंच से, तो मीडिया वाले बैठे हैं ये सब सामने, चला देंगे संध्या तक, हम ही चलेंगे टीवी पर। तो खैर चलो वो भी मान लो, वो राजीव गांधी। अब राजीव गांधी की शादी हुई इटली की क्रिश्चियन सोनिया गांधी के साथ में। अब राजीव गांधी और सोनिया गांधी, उनके लड़के हुए राहुल गांधी और बिटिया हुई प्रियंका गांधी। तो भैया राहुल गांधी, तुम्हारी जाति क्या है। अब तुम्हारी जो जाति है उसकी संख्या तो केवल दो ही है, राहुल और प्रियंका, तीसरा तो कोई तुम्हारी जात का है या नहीं। अगर है तो हमको बताओ। ऐसे लोग जात की बात करते हैं कि तेरी जाति, ये मेरी जाति, ये छोटी जाति, ये बड़ी जाति, ये ऊंची जाति, ये नीची जाति, ये अगड़ी जाति, ये पिछड़ी जाति। ये जात की बात करने वाले ये लोग जात के नाम पर सत्ता में तो पहुंच जाते हैं, लेकिन बताओ कभी सत्ता में पहुंचने के बाद में कभी पूछते हैं हमारी जात में रहने वाले गरीबों के हाल क्या है। वो कभी चिंता नहीं करते कि हमारी जात में कितने गरीब ऐसे हैं जिनके सर पर पक्की छत नहीं है। वो कभी चिंता नहीं करते हमारी जात में कितने लोग ऐसे हैं जिनको इलाज की व्यवस्था नहीं है। वो कभी चिंता नहीं करते हमारी जात में गरीबों के बच्चों को कैसे अच्छी शिक्षा मिलेगी। वो कभी इसकी चिंता नहीं करते कि हमारी जात में रहने वाली वो तमाम गरीब महिलाओं का जीवन कैसे ऊपर उठेगा। वो कभी उसकी चिंता नहीं करते। उनकी चिंता तो सिर्फ एक है कि कैसे बेटा मुख्यमंत्री बन जाए, बहू सांसद बन जाए, भैया कैबिनेट में चला जाए, दूसरा राज्यसभा में चला जाए, नाती पोता सांसद बन जाए, विधायक बन जाए। बस इसमें ही लिप्त रहते हैं, इसके अलावा कोई चिंता नहीं करते, कोई चिंता नहीं करते। लेकिन आप देखो, एक देश को एक ऐसा नेता मिला है जिसने कभी किसी से जाति नहीं पूछी। उसने नहीं पूछी तुम्हारी जात क्या है, या भी नहीं पूछा तुम्हारा मजहब क्या है, या भी नहीं पूछा तुमने उसको वोट दिया है कि नहीं दिया है। उसने सिर्फ इतना पूछा कि बताओ माई तुम्हारा मकान बना है कि नहीं बना है। यदि नहीं बना है तो हम तुम्हारा मकान बनाते हैं। उसने पूछा माई बताओ तुम्हारे दरवाजे पर शौचालय बना है कि नहीं बना है। यदि नहीं बना है तो हम तुम्हारा शौचालय दरवाजे पर बनवाते हैं। उसने कहा बताओ चाचा तुम्हारे इलाज की व्यवस्था है कि नहीं है। यदि नहीं है तो चलो चाचा तुम्हारा इलाज हम कराते हैं। एक ऐसा नेता नरेंद्र मोदी के रूप में हमको मिला है। और यही कारण है कि मोदी एक व्यक्ति नहीं रहा, मोदी केवल परिवार भी नहीं रहा। यह मोदी तो हर घर का हिस्सा हो गया है। यह मोदी हर घर का हिस्सा हो गया है। यह मोदी किसी की बहन का भाई है, यह मोदी किसी बूढ़ी माँ का बेटा है, यह मोदी बच्चों का चाचा है, यह मोदी किसी का भाई है और किसी का भतीजा है। एक ऐसा नेता हम सबको मिला। यही कारण है वो कहते हैं मेरे परिवार वासियों, जब 140 करोड़ देश ही मेरा परिवार है और इस परिवार का ही विकास करना हमारे जीवन का लक्ष्य है।
आज यही कारण है कि आज यदि देश का विकास करना है, तो देश का विकास करना है तो सबसे पहले हमें गांव के गरीब सबसे अंतिम व्यक्ति का विकास करना होगा, गांव के सबसे गरीब व्यक्ति का विकास करना होगा। जब उसका विकास होगा तो हमारे गांव का विकास होगा, और जब गांव का विकास होगा तो हमारे शहर का विकास होगा, और जब हमारे शहर का विकास होगा तो हमारे राज्य का विकास होगा, और जब हमारे राज्य का विकास होगा तब जाकर हमारे देश का विकास होगा। इस सोच के साथ नरेंद्र मोदी की सरकार काम कर रही है। आज के इस अवसर पर निश्चित रूप से आप सब लोग वो तमाम उदाहरण हैं जिनके जीवन में बदलाव आया है और सरकार के कारण से आया है, नरेंद्र मोदी के कारण से आया है। मैं आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपसे ही प्रेरित होकर एक लंबी सूची आवे, एक लंबी श्रृंखला बने, और जो हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है ना कि लखपति दीदी, और लखपति दीदी भी अति शीघ्र वह उसको पूरा करके भी दिखाएंगे जिन्होंने लक्ष्य लिया है। मैं मानता हूं एक देश में एकमात्र एक ऐसा नेता है जो कहता है वो पूरा करता है, उसका नाम नरेंद्र मोदी है। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हुआ